नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी एक बार आपके सामने पहली बार हम और आपकी मुलाकात हो रही है। और आज सभी हम इंटर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री विषय का सबसे पहले करेंगे, इसके बाद फिजिक्स और मैथ पर भी जोर देंगे। और यदि आप लोग चाहें तो अदर विषय जैसे हिंदी वगैरह, इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। आप पहले तो लाइव आएँ, कम से कम 50 से 60 लोग। मैं लगातार अभी आपको 8 दिन दूंगा, सॉलिड स्टेट पूरी करा दूंगा आपकी 4 लेक्चर में, 4 से 5 लेक्चर में। जो लेक्चर आपके 25-30 मिनट के होंगे, तो इतने लेक्चर मतलब आपकी 2 से ढाई घंटे में हम सॉलिड स्टेट ख़त्म कर देंगे। सॉलिड स्टेट में देखते हैं आप लोग किस तरह से जुड़ते हैं हमसे। और रात 8 बजे डेली क्लास आएगी आपके पास। आप डेली आएँ रात 8 बजे यूट्यूब पर हमसे जुड़ें। और सॉलिड स्टेट हमारे ठोस क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठोस में उसके घटक कण, ठोस में उसके घटक कण क्या होंगे? हमारे परमाणु हैं, हमारे अणु हैं, परमाणु अणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, परंतु अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं। तो यह हमारे क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है, ठोसों का घनत्व अधिक होता है। तो हमने ठोस पढ़ लिए। ठोस में क्या होती है? इनके घटक कण, परमाणु अणु, आयन एक निश्चित व्यवस्था में उपस्थित रहते हैं। यह अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपने ही स्थान पर क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं, इसलिए तो ये ठोस होते हैं। ठोस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। आपको सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को सुनना है। मैंने पहले भी कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया है। आप उस पर अपना नाम, पता और अपनी एक सुंदर सी फ़ोटो भेजें। मैं आपको तत्काल ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इस तरह से मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट आप लोगों को दिख रहे होंगे, उस पर मिलेंगे। तो यहाँ मैं समझाऊंगा इन्हीं चीज़ों को, और वहाँ आप पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। हम देखते हैं आगे, इसलिए यहाँ सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अक्रिस्टलीय ठोस, देखो हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं तो देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस घटक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और इनके घटक कण अक्रिस्टलीय ठोसों के देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के घटक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देख लिया दोनों तरफ। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब अगला देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई, काफी दूरी तक अपनी पुनरावृत्ति करके त्रिआयामी मतलब 3D XYZ अक्ष में जालक बनाती है। इन्हें दीर्घपरास कहते हैं। अतः इनकी व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। ये क्या करते हैं? दूसरा,
देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई। अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई संरचनात्मक इकाई नहीं होती, इकाई नहीं होती, और यदि बाय द वे आपने कोई कंडीशन क्रिएट कर दी, और यदि होगी तो कुछ दूरी तक ही नियमित होगी, बकाया अनियमितता आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यह लघु परासी होते हैं। लघु परासी मतलब कम दूरी तक नियमित व्यवस्था, दीर्घ परासी मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तक नियमित व्यवस्था। लघु परासीय होते हैं। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट टिक करिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है किनकी व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। क्वेश्चन आपके में बोर्ड में ऑप्शन में पूछा गया था, बताइए निम्न में से किनकी व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, पूछा जा सकता है इस बार का लघु व्यवस्था। तो अब ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टिक कर लें, लघु परासी और दीर्घ परासी। इसके बाद हम इनमें और देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तीसरा पॉइंट देखें, अक्रिस्टलीय ठोस। तो डायरेक्ट हमने इनको आपको तुलनात्मक अध्ययन इसलिए कराया, आप याद कर सकते, कोई भी एक लिखने को आ जाए सबक उठा के पूरा लिख देना, सही हो जाएगा, ये गारंटी है। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, अर्थात इनकी चालकता है, इनकी ऊष्मा है, इनका अपवर्तनांक है, यह एक ही दिशा में होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जबकि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, अर्थात धारा है, ऊष्मा है, इनमें अपवर्तन की घटना है, ये विषम दिशा में होते हैं। क्योंकि हमें पता है, देखो क्रिस्टलीय ठोस कुछ ज़्यादा ही संरचनात्मक इकाई होती है, इनकी नियमित व्यवस्था होती है, इस प्रकार से गुथे हुए होते हैं। अब बाय द वे यहाँ से कोई हमने प्रकाश की किरण डाली तो यहाँ से देखो मार्ग बनाते हुए जाएगी। देख लेते हैं, इस मार्ग को समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि हमने कोई किरण डाली, यहाँ आई वो, अब देखो यहाँ से कितने जाएगी, फिर यहाँ कुछ फैलेगी, फिर फैलेगी, फिर यहाँ जाने के लिए उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो दिशा विषमदैशिक हो गई, कोई भी एक दिशा नहीं रहती है। तो अक्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, अर्थात इनमें अलग होता है। इसके बाद इनमें एक चीज़ और लिख लें आप लोग, इनमें द्वि अपवर्तन की घटना होती है, द्वि अपवर्तन की घटना होती है। इसके अलावा अब यदि हम इन्हें चाकू से काटें तो लिखें चाकू से काटने पर नियमित कटाव, और इनका चाकू से काटने पर अनियमित कटाव। आगे हम बात करते हैं और पॉइंटों की, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में, और इनकी व्यवस्था को देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट और चलेंगे। इस तरह हम लिखें क्रिस्टलीय और इस तरफ अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय देखते हैं। इनकी ज्यामितीय व्यवस्था, इनकी आकृति, सीधा शुद्ध शब्द लिखें, इनकी आकृति निश्चित, इनकी अनिश्चित, ये कवाड़ी टाइप होते हैं, ठीक है। इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक अनिश्चित होता है। आगे देखें, यह विशुद्ध ठोस होते हैं, कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, विशुद्ध ठोस होते हैं, इन्हें सत्य ठोस भी कहते हैं। इनमें अतिशीतित द्रव्य मतलब सुपर
कूल्ड लिक्विड या छद्म ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा और उन्हें जाना कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस हमारे जो होते हैं विषमदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस मतलब हमारे समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाई व्यवस्था एक सी होती है, इसलिए इन्हें दीर्घपरासी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था होती है और कुछ दूर तक ही नियमित होती है, उसके बाद अनियमित हो जाती है, इसलिए इनका जो होता हुआ लघुपरासी होते हैं। इतने पॉइंट हमने समझे और हमने जैसा कि कहा आपको जो हस्तलिखित नोट मिल रहे हैं या हमारे ग्रुप पे मिल जाएंगे। मैं अपना नंबर यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए 7458966283। आप ओनली व्हाट्सअप करें, नो कॉल, ना व्हाट्सअप पे ना वैसे, ओनली आप व्हाट्सअप पे ही बात करेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। और क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण को हम जानते हैं क्या है भाई इनका वर्गीकरण। तो हमारे क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं और इनके वर्गीकरण को हम देख लेते हैं। पहला हमारा होता है आणविक ठोस, हेडिंग डालना है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो यह हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक ठोस या क्रिस्टल भी कह सकते हैं इसे। दूसरा हमारा होता है आयनिक ठोस। तीसरा हमारा होता है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, या इसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। और चौथा दोस्तों हमारा होता है धात्विक ठोस। अब इन्हीं के हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, क्योंकि यह हमारे सिलेबस में जहाँ जो चीज़ पूछी जाएगी उसको मैं आपको बहुत विस्तृत में डिटेल में ले जाऊंगा। तो हमें सबसे पहले आयनिक ठोस, अच्छा आणविक ठोस यहाँ लिख लिया, कोई समस्या नहीं। पहला हम आणविक ठोस, तो इसके पहले हम घटक कण जानते हैं। इसके अणु या परमाणु होते हैं। जो हमारे आयनिक ठोस के होते हैं कैटायन और ऋणायन कह सकते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिव, ऋणायन मतलब निगेटिव। इनके 2 घटक कण होते हैं। इनके सहसंयोजी यौगिकों के अधातु परमाणु और इनके धातु परमाणु। इसके साथ हम देखते हैं आकर्षण बल। तो इनमें क्या होता है भाई, आणविक ठोसों में जो आकर्षण बल होता है वान डर वाल्स बल होता है। कौन सा? वान डर वाल्स, जिसे हम दुर्बल बल कहते हैं। क्या? दुर्बल बल। और यह हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और एज बॉन्डेड। तो देखते हैं 3 प्रकार के। देखो इनको 3 प्रकार का वर्गीकरण करे ले रहे हो, हर चीज़ इन्हीं में हम बताते रहेंगे, आप समझ जाना। अध्रुवीय, ध्रुवीय और एज बॉन्डेड। अब जो भी चीज़ लिखवाएंगे आगे हम 3 बार बोल देंगे, आप समझ जाना। तो ये क्या होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं और यह मुलायम होते हैं। इनमें प्लस माइनस नहीं, क्योंकि अध्रुवीय हैं। पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, यह भी हमारे मुलायम होते हैं। मुलायम, अब ये भी मुलायम, ये भी। तो यह दुर्बल मुलायम होते हैं, यह ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद एज बॉन्डेड पढ़ते हैं, तो ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। और कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। मतलब जो ठोस हैं तो ये भी कैसे कठोर टाइप में हैं। तो हम इनका ये पॉइंट कौन सा पढ़ रहे थे यहाँ पे आप? अच्छा बल पढ़ रहे थे, बल कैसा लगेगा। तो इनके मध्य बल हमारा कैसा होगा? दुर्बल होगा, वान डर वाल्स बल होगा। और जब हम बात करें आयनिक ठोस की दोस्तों, तो आयनिक ठोसों में जो हमारा बल होगा वो आयनिक बंध होगा। कौन सा बंध होगा? आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बंध होगा। और या इसी को हम कूलामी बल भी कह देंगे, या इसी को हम स्थिर वैद्युत बल भी कह देंगे। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल क्यों कहेंगे? आयनिक बॉन्डिंग इसमें प्लस माइनस के कारण होती है। जो कूलामी नियम होता है, कूलाम का नियम है, वह हमारे प्लस माइनस चार्ज के मध्य ही लगता है। आगे हम देखते हैं सहसंयोजी नेटवर्क में क्या होता है। तो यह सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध, इनमें क्या होता है? अत्यंत प्रबल होते हैं। कैसा बॉन्डिंग होता है? अत्यंत प्रबल।
वह अत्यंत कठोर, अत्यंत कठोर। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे धात्विक ठोस कैसे होते हैं। तो धात्विक ठोसों में जो होता है वह धात्विक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? धात्विक बंध। तो हमने अब बल की बात कर ली, अब बल के बाद गलनांक और क्वथनांक की बात करें। गलनांक व क्वथनांक, तो जो गलनांक और क्वथनांक होगा इनका उसी प्रकार से 3 वर्गीकरण में बढ़ जाएगा और ओवरऑल हम कह सकते हैं इनका गलनांक क्वथनांक अत्यंत निम्न होता है। इनका कितना होता है? अत्यंत निम्न होता है। और आयनिक का उच्च होता है हमारा, इसका अत्यंत उच्च होता है और धात्विक ठोस का उच्च होता है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वह है चालकता। तो इस पॉइंट को हटाते हैं हम, क्योंकि फिर दोबारा ही तो सारणी तैयार करनी पड़ेगी। और चालकता, इसको इंपॉर्टेंट टिक करो भाई, इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी चालकता आयनिक ठोस की। क्यों है चालकता? पहले हम आयनिक ठोस की ही पढ़ लेते हैं। इनके तो सब हमारे निम्न चालक और विद्युत रोधी होते हैं। हम इसमें चलो आपको बता दें अध्रुवीय, चलो पहले इसी को बता देते हैं। अध्रुवीय हमारे निम्न चालक होते हैं, ध्रुवीय हमारे निम्न होते हैं, वह विद्युत रोधी होते हैं। एच बॉन्ड, जो एच बॉन्ड होते हैं इनमें हमारा जो मेन एग्जाम्पल है वो है NH3 और H2O है दोस्तों। क्या है? NH3 एच बॉन्ड में है और H2O। इसके साथ ध्रुवीय में हमारा क्या है? HCl है और SO2 है, SO2 है। और जो अध्रुवीय में है वह हमारा CO2 है, I2 है। CO2 को हम शुष्क वर्ग भी कहते हैं। CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क वर्ग भी कहते हैं। अब आगे हम आयनिक ठोस में करते हैं। तो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में चालक व ठोस अवस्था में अचालक, ठोस अवस्था में अचालक। जैसे कि NaCl हमारा जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी करंट नहीं देगा, कोई भी विद्युत प्रवाह नहीं होगा। और जब इस NaCl को हम एक्वा फॉर्म में कर देंगे और यह आयनिक हो जाएगा Na+Cl नेगेटिव, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या होता है और हम आगे अब बात करते हैं। हमारा है अच्छा सहसंयोजी, और तो सहसंयोजी में हम देख लेते हैं विद्युत रोधी। ये हमारे कैसे होते हैं? विद्युत रोधी या नगण्य चालकता, नगण्य चालकता। और जबकि हमारे धात्विक क्रिस्टल में क्या होता है? उच्च चालकता। धातुएं हमारी सब चालक होती हैं, तो कैसी पाई जाएगी? उच्च चालकता। वो भी कैसी? सभी अवस्थाओं में। तो हमने आपको ठोसों का वर्गीकरण भी बताया कि 4 प्रकार के ठोस होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस या धात्विक ठोस। इनके हमने आपको जो विशेष गुण थे और विशेष गुण में सबसे ज्यादा चालकता पूछा जाता है, तो हमने इसमें बता दिया आपका जो अध्रुवीय होगा वो हमारा CO2 और I2 होगा, विद्युत रोधी और नगण्य होते हैं जो। तो इनमें HCl और SO2 है। H बॉन्डेड में हमारा HCl, आप याद रखिए, NH3 और H2O। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आयनिक ठोस होता है, क्योंकि यह द्वितीय प्रकृति दिखा देता है प्रकाश की तरह। और आगे हम बात करते हैं द्विक जालक या क्रिस्टल जालक की। और द्विक जालक या क्रिस्टल जालक में हम सबसे पहले द्विक जालक क्या होता है इसको जान लेते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। द्विक जालक या क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक या दिक्जालक, तो ये क्या होता है इसको लिख लेते हैं। संरचनात्मक इकाइयों या घटक कणों, संरचनात्मक इकाइयों अथवा घटक कणों की पुनरावृत्ति से प्राप्त त्रिमिमीय व्यवस्था से प्राप्त 3D व्यवस्था, 3D को त्रिमिमीय कहेंगे, हम 3D ही लिखेंगे।
3B लिख दो या 3D लिख दो। व्यवस्था को जालक व्यवस्था, जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और जालक के जिन बिंदुओं पर हमारे घटक कण स्थित होते हैं उन्हें हम जालक के जिन बिंदुओं पर घटक कण स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल की। तो हम देखते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। और एकक कोष्ठिका इकाई सेल जानते हैं त्रिविमीय क्षेत्र में घटक कणों की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल बनते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहलाती है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, 2 वर्ग इस प्रकार से बना लेने हैं। सीख लें आप घन इकाई सेल कैसे बनाएंगे, क्योंकि कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम बना लें और इनमें आज कोने गिन लेते हैं। उसके लिए हम गिनती पढ़ते हैं जो हमने बचपन में पढ़ी थी, आप सभी पढ़ें। देखो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ घटक कण कितने रुक सकते हैं? तो 8 घटक कण होते हैं। अब इनके पैरामीटर देखते हैं भाई। ये इनकी हम मान लें लंबाई होगी, तो ये चौड़ाई b और ये सी। घबराओ नहीं, घन है, अभी लिखवाएंगे पैरामीटर। एंगल की यदि हम बात करें और एंगल देखें तो एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम देखते हैं। ये हमारे एक्स अक्ष में बना है, एक्स अक्ष में, इसे हम एल्फा कह लें। ये हमारा वाई अक्ष में बना है, हम इसे बीटा कह लें। ये हमारा जेड अक्ष में बना है, इसे हम गामा कह लें। ठीक है, तो हम पैरामीटर लिख लेते हैं। पैरामीटर एल्फा बीटा गामा। तो एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। ठीक है, और ए बराबर बी बराबर सी, ये हमारी क्या होती हैं? इसकी इकाई होती हैं, हमारा होता है। अब हम देखते हैं इकाई सेलों का वर्गीकरण। इकाई सेलों के वर्गीकरण को जान लेते हैं। क्या होता है भाई इकाई सेलों का वर्गीकरण? इकाई सेलों का वर्गीकरण। हमारे इकाई सेल 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। पहला होता है साधारण इकाई सेल, और दूसरा होता है हमारा केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल, ठीक है, सेंट्रेड यूनिट सेल। सेंट्रेड यूनिट सेल। और ये हमारा क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल। इंग्लिश लिखें आप, सरल लगेगी आपको। चलो आज हम सबसे यूनिट सेल की बात करेंगे। सबसे पहले हम आज यूनिट सेल की बात करते हैं, साधारण इकाई सेल की बात करते हैं। घटक कण केवल कोनों पर स्थित। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। ये बनाते हैं, वर्ग बना लिया हमने, और जब हम वर्ग बनाएंगे तो इस वर्ग को हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आप बनाएं, अच्छी से आप संरचना आनी चाहिए आप लोगों को। और ये हमारा यूनिट इकाई सेल बन गया। अब इसमें हमें घटक कण रखने हैं, तो हमें पता है कोने कितने हैं भाई? 8 हैं। एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें देखना है क्या भाई ये घटक कण पूरे रखे। तो इतना याद रखो, ये हमारा 2 पाई घनकोण है, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, मतलब 360 है। तो हम लिखेंगे आधे गोले द्वारा घन में समाहित भाग। तो आधा गोला 90 अंश का कोण बनाएगा, पूरा है 360 का, तो 1/4 आ जाएगी। आधे गोले द्वारा है, तो हम लिखेंगे पूरे गोले द्वारा
घन में, तो भाई आधे द्वारा 1/4 है, तो पूरे द्वारा क्या होगी 1/8। 1/8, तो पूरे द्वारा समाहित भाग। अब देखते हैं इसमें कैसे होगा। ये कुछ आप जब घन पे कोई चीज़ रखेंगे तो 1/8, 1/8 इसने भाग यहाँ कवर किया, 1/8 यहाँ किया, 1/8 यहाँ किया, 1/8 यहाँ किया, 1/8 यहाँ, 1/8, 1/8 और 1/8। अब हम इसमें निकालते हैं साधारण घनीय सेल द्वारा प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या। तो कणों की संख्या क्या होगी 1/8, 1/8 प्लस 1/8 डॉट डॉट डॉट, हमें कितनी बार जोड़ना है 8 बार। तो हम लिख लेंगे 1/8 गुणे 8, 8 से 8 1, तो जेड आ गया। हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ पर यूनिट सिंपल क्यूबिक सेल। तो जेड बराबर हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। मतलब आपको प्रश्न यहाँ से कैसे बनना है, तो प्रश्न यहाँ से आपको बनेगा कि यदि किसी भी घनीय सेल के प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या जेड बराबर 1 है, तो बताइए वह कौन सा सेल है। तो आपको बताना पड़ेगा साधारण इकाई सेल कभी जेड की संख्या 2 आएगी, कभी 4 आएगी, कभी 6 आएगी। इसके जानने के लिए आप कल की क्लास जरूर देखें रात को 8 बजे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और यदि प्रतिदिन आप लोग 30 से 50 लोग कंटिन्यू लाइव वॉच करते हैं, तो मैं प्रतिदिन आपको वीडियो डालूँगा, क्लास लूँगा, टेस्ट भी ले लूँगा कभी कभी ऑनलाइन आपका लाइव। और आपका सिलेबस 15 जनवरी तक कंप्लीट भी करा दूंगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको सभी इंटर में पढ़ने वाले छात्रों को एकत्रित करना होगा। भाई फ्री में देखो जो मिल रहा है, क्यों हम कहीं पैसे दे के घर पे बैठे बैठे, सर्दियों के दिन में कहीं नहीं जाना, बढ़िया बैठ के कमरे में आप लाइव क्लास रात्रि में 8 बजे आपको प्रतिदिन केमिस्ट्री क्लास मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।